हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, हमने बात की है जो हिमालय पर्वतमाला की जितने भी रिवर सिस्टम है उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। जैसे हमने बात की गंगा रिवर सिस्टम है, सिंधु रिवर सिस्टम एंड देन जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और यमुना यमुना रिवर सिस्टम के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पेनिनसुला रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं। देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है पेनिनसुला इंडियन रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेनिनसुला इंडियन रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो हम प्रायद्वीप भारत की नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप मैप में देखिएगा हमने बात कर ली है ये गंगा रिवर सिस्टम, यह आपका हो गया ये सिंधु रिवर सिस्टम है, ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है और यमुना रिवर सिस्टम है। इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। देखिएगा, इसके बाद हम जो पेनिनसुला रिवर सिस्टम है यानी कि यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, उनके अंदर अगर हम देखिएगा हमने जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं उसी को हमने मैप पे अंकित किया है, क्योंकि ये बड़ी नदियां हैं। ऐसे तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो इस मैप में अंकित करना एक मुश्किल काम है। ठीक है, वैसे मैं वैसे बता दूंगा आपको, इसको बोर्ड पे समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो देखिएगा मैंने बताया, देखिएगा महानंदा नदी है, फिर ये नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी। ठीक है, ये क्रम ध्यान में दीजिएगा, यानी कि नर्मदा है, फिर ताप्ती है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है और फिर कावेरी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे हम बात करेंगे सभी नदियों के बारे में, प्रायद्वीप भारत की सभी नदियों के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ आप बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पेनिनसुला इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों में क्या डिफरेंस है, उन दो के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में और जो हिमालय की नदियों के बारे में। देखिएगा, ये हिमालय की नदियां हैं और ये हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो प्रायद्वीपीय नदियां, देखिएगा यहां लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ओके, दूसरा देखें तो हिमालयी नदियां। देखिएगा, हिमालयी नदियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में और हिमालयी नदियों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीप की जो भारत की जो नदियां हैं ये बहुत पुरानी नदियां हैं। कहने का मतलब है ये प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है, और जो हिमालय की नदियां हैं ये नवीन नदियां हैं, ये है युवा अवस्था में, क्योंकि ये जो नदियां हैं जो हिमालय की नदियां हैं ये ऊंचाई से बहती है और तेज गति से प्रवाहित होती है, यानी कि उद्गम से लेकर मुहाने तक ये कई आकार में ये परिवर्तित होती रहती है। और आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रौढ़ावस्था में होती है, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों की बात अगर करें तो ये बहुत पुरानी नदियां हैं। देखिएगा, प्रायद्वीप भारत की नदियां क्या है, यह बहुत पुरानी नदियां हैं, यानी कि ये प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है। ठीक है, और हिमालय की नदियां ये नवीन नवीन
नवीन नदियां हैं, यानी कि ये क्या है, ये है युवावस्था, युवावस्था, ये युवावस्था में। ठीक है, तो क्या याद करना है, यानी कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में है और आपकी हिमालय की नदियां युवा अवस्था में है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं आगे, देखिएगा प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या हो गया कि ये अपनी घाटी में क्या है, प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी घाटी को लगभग गहरा कर चुकी है। ठीक है, यानी कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, ये जो घाटी, ये गार्ज बनाती है, यानी कि घाटियों को यानी कि पूरा कर चुकी है, और जो कहने का मतलब है आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, यानी कि अपनी घाटी को गहरा कर चुकी है और आधार तल को भी प्राप्त कर चुकी है, यानी कि अपनी घाटी को गहरा कर चुकी है, ऐसे लिखिएगा। यानी कि ये जो प्रायद्वीप भारत की नदी है अपनी घाटी को गहरा कर चुकी है तथा अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, तथा अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, अपनी घाटी को गहरा कर चुकी है और अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। कौन सी नदियां, आपकी प्रायद्वीपीय नदी, इसीलिए इसको प्रौढ़ावस्था में ये आ चुकी है। देखिए आधार तल क्या होता है, यानी कि समुद्र तल नदी का आधार तल होता है, यानी कि समुद्र जो तल होता है वो नदी का आधार तल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हिमालय की जो नदी है ये अपनी घाटियों को अभी तक गहरा कर रही है, यानी कि ये नदियां हैं, ये हिमालय की नदियां अपनी घाटियों को गहरा कर रही है, तो इसीलिए ये कैसे अवस्था है, युवा अवस्था में। यानी कि अभी भी ये आपकी जो हिमालय की नदियां हैं ये घाटियों को धीरे धीरे काट रही है, और आपकी जो प्रायद्वीप की नदियां हैं ये अपनी घाटियों को पूरा गहरा कर चुकी, कहने का मतलब है आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, इसीलिए इनको प्रौढ़ावस्था की नदी कहते हैं और ये इसको बोलते हैं युवावस्था की नदी कहते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। देखते हैं आगे, देखिएगा जो आपकी प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये विसर्प आकार में नहीं बहती है। ठीक है, और आपकी जो हिमालय की नदियां हैं ये विसर्प आकार में बहती है, यानी कि ये जो नदियां हैं ये विसर्प आकार में नहीं बहती है, और ये आपकी नदी है ये विसर्प के आकार में प्रवाहित होती है। ठीक है, दो डिफरेंस है, यानी कि ये विसर्प आकार में नहीं बहती है और ये विसर्प आकार में बहती है। क्यों, रीजन क्या है देखिएगा। जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये जो आपका जैसे पश्चिमी जो घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट से ये बहती है और ये सीधे ही क्या है समुद्र के अंदर जाकर गिर जाती है। लेकिन आपकी जो हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां यानी कि पर्वत पीकों से निकलती है और ये फिर क्या मैदानों में आती है, समतल मैदान में जाती है, फिर क्या करती है विसर्पों का आकार करती है, यानी कि ऊपर से जब बहती है तो तेज गति से बहती है, जैसे मैदानी भागों में आती है तो ये क्या करते हैं अपनी गति को मेंटेन रखने के लिए विसर्प आकृति में प्रवाहित होती है और मुहाना बनाती है, यानी कि कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ये विसर्प आकार में बहती है, आप ये नहीं बहती कौन सी प्रायद्वीप भारत की नदियां, और ये विसर्प आकार में बहती है, क्योंकि जो आपकी जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं इनको लंबा रूट नहीं मिलता है, क्योंकि ये मतलब हिमालय यानी प्रायद्वीप भारत की जितने भी जो पठार है, पीक है, वहां पहाड़ियां हैं, वहां से निकलते और सीधे ही क्या
कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहने का तात्पर्य ये, इनको लंबा रूट नहीं मिलता है, जबकि हिमालय की नदियों को एक लंबा रूट मिलता है। जैसे मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, यानी कि गंगा नदी का जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती और फिर ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कम से कम 2525 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। तो एक लंबा इसका तंत्र हो गया, इसीलिए ये विसर्प का आकार बनाती है और ये प्रायद्वीप भारत की नदी विसर्प आकार नहीं बनाती है। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो जो आपकी जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, ये इनका जो मार्ग होता है निश्चित होता है, लेकिन आपकी जो हिमालय की जो नदियां हैं उनका मार्ग निश्चित नहीं होता है। देखिएगा, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं इनका जो मार्ग क्या है, मार्ग क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और हिमालय की नदियों का मार्ग निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वो सीधे ही समुद्र में जाकर गिर जाती हैं, क्योंकि इनको लंबा रूट नहीं मिलता। और ये आपकी जो हिमालय की नदियां हैं ये अपने मार्ग को भी चेंज कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोसी नदी है, बिहार का शोक है। ठीक है, अनेक ऐसी नदी जो अपना मार्ग चेंज कर देती है, इसीलिए क्या होता है कि इनको लंबा रूट मिलने से अपना मार्ग भी चेंज कर देती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हिमालय की जो नदी है ये कठोर चट्टानों पर उद्गम से मुहाने तक ये बहती है, यानी कि इनको बहुत लंबा रूट मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो प्रायद्वीप भारत की नदियों की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये छोटी नदियां हैं और आपकी हिमालय की नदियां हैं अधिक लंबी है। यानी कि ये तो छोटी नदियां हैं, यानी कि कम लंबाई है इसकी, कम लंबाई वाली नदियां हैं ये। ठीक है, और ये अधिक लंबाई वाली नदी है, ये अधिक लंबाई वाली नदियां। ठीक है, इसको याद रखिए, क्योंकि इनका रूट लंबा होता है इनका, और इनका रूट कम होता है। ठीक है, इसलिए हिमालय की नदियां लंबी होती है और आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां बहुत छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि इनको लंबा रूट नहीं मिलता है। इसके अलावा और खास बात अगर देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये मौसमी नदियां हैं, और जो आपकी हिमालय की नदियां हैं ये क्या है, वर्षवाहिनी नदियां। देखिएगा, ये मौसमी नदियां हैं। ठीक है, मौसमी नदियां हैं। क्यों मौसमी नदी है? क्योंकि ये मानसून काल में ही प्रवाहित होती है, यानी कि ये मानसून काल में प्रवाहित होती है। फिर बाद में क्या करती है, इसकी अधिकांश जो नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां ये सूख जाती है। अगर हम बात करें कावेरी नदी की, कावेरी नदी ऐसी नदी है जो 2 मानसूनों का पानी अपने एब्जॉर्ब करते, पानी उनको मिलता है। यानी एक तो कहने का मतलब है लौटती है मानसून का और एक जाती है मानसून। एक तो क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसून का और एक उत्तर पूर्वी मानसून का पानी उनको मिलता है। इसलिए ये नदियां, ये एकमात्र नदी जिसको 2 बार पानी मिलता है और ये प्रवाहित होती रहती है 12 महीने तक। इसके अलावा अधिकांश नदियां हैं वो सूख जाती है, क्योंकि ये किस पर डिपेंडेड है, मौसमी नदी, यानी कि मौसम पर, यानी कि वर्षा यानी मानसून काल पर डिपेंडेड है। इसके अलावा आपकी जो हिमालय की नदियां हैं इनको 12 मासी या वर्षवाहिनी नदियां भी कहते हैं। देखिएगा, इनको 12 मासी या उनको हम वर्षवाहिनी नदियां भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस हिमालय की नदियों को 2 तरह से पानी प्राप्त होता है। एक तो क्या है ग्लेशियर से, यानी कि जो ग्लेशियर होता है, यानी कि इसको हिमनद बोलते हैं। एक वर्षा से, यानी कि दोनों से पानी मिलने से कारण ये वर्षवाहिनी या इसको 12 मासी नदियां भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपके हिमालय प्रायद्वीप भारत की नदियां और एक आपकी हिमालयी नदियां। इन दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई है। एक बार फिर से देखिएगा, प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये बहुत पुरानी नदियां हैं, क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है। दूसरी बात है हिमालय की नदी ये युवावस्था में है। ठीक है, ये नवीन नदी है।
अपनी घाटियों में गहरा कर चुकी है तथा अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, और ये अपनी घाटियों को गहरा अभी भी वर्तमान में कर रही है और ये गहरा कर चुकी है। ठीक है, ये विसर्प आकार में नहीं बहती है क्योंकि इसको लंबा रूट प्राप्त नहीं होता है, और इस विसर्प आकार में ये बहती क्योंकि इसको लंबा रूट मिलता है, यानी कि उद्गम से लेकर मुहाने तक इसको लंबा रूट प्राप्त होता है। जिसका एग्जांपल देखें तो जैसे 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, तो इसको बहुत लंबा रूट मिलता है, तो अपनी गति को मेंटेन रखने के लिए विसर्प में बहती है। ठीक है, मार्ग निश्चित नहीं है इनका, यानी कि हिमालय की नदियों का मार्ग निश्चित नहीं है क्योंकि अपने मार्ग को भी परिवर्तन कर देती है, जिससे आपकी कोशी नदी है, ताप्ती नदी है। ठीक है, ये नदी अपना रास्ता चेंज करती रहती है। ठीक है, और ये जो आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये अपने मार्ग में ही बहती है क्योंकि इनको लंबा रूट नहीं मिलता, कम है, उद्गम से फिर जाकर सीधे ही समुद्र में गिर जाती। कहने का मतलब है ये क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। इसके अलावा देखिए तो ये कम लंबाई वाली होती है और ये अधिक लंबाई वाली होती है। कौन सी नदियां, हिमालय नदियां, यानी कि ये मौसमी नदी है, यानी कि मौसम पर डिपेंडेंट है, यानी कि मानसून काल में प्रवाहित होती है। जिसका एग्जांपल एक आपकी कावेरी नदी है जो जाते हुए मानसून का और लौटते हुए मानसून का पर उसको पानी मिलता है जिससे ये प्रवाहित होती है। और ये नदियां वर्ष वाहिनी है, इसको हम 12मासी नदियां कहते हैं क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलता है, यानी पानी का स्रोत एक तो ग्लेशियर जिसको हम क्या बोलते हैं, हिम नदी बोलते हैं, हिम नदी। ठीक है, एक है वर्षा, यानी कि जो रेन है इसके माध्यम से इसको वर्षा प्राप्त होती है। तो ये तो हमने बात कर ली है प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में और हिमालय की नदियों के बारे में, तुलनात्मक अध्ययन की हमने बात कर ली है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इनको आप वीडियो को पीछे करके भी आराम से आप इसको पढ़ सकते हो और इसको समझ सकते हो, तो आपको समझ में आया होगा। अगर डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई है तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर बिल्कुल शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। अब बात करते हैं कि देखिएगा जो प्रायद्वीप भारत की जो नदी है उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। देखिएगा प्रायद्वीप भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, ठीक है, दो भागों में कौन कौन सी देखिएगा। एक तो आपकी है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, एक है अरब सागर में। देखिएगा एक तो है आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, एक आपका अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा ये आपका प्रायद्वीप है। देखिए प्रायद्वीप होता क्या है, यानी कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि ऐसा स्थल भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, एक तरफ स्थल भाग है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक कैसा देश है, प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि देखिएगा ये प्रायद्वीप इसके उत्तर यानी इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में अरब सागर है, सॉरी हिंद महासागर, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसे श्रीलंका की अगर बात है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसके चारों तरफ पानी उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, आइलैंड कहते हैं। ओके, तो देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदी, देखिएगा ये अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। तो इसीलिए प्रायद्वीप भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और एक आपके अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। देखिए फ्रेंड्स, इनको अगर हम देखें तो इनको हम देख लेते हैं कि एक क्रम देख लेते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में
गिराने वाली नदियां यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण कौन कौन सी नदियां, उनका हम क्रम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हम इसको देख लेते हैं यानी कि अरब सागर में क्रम देखे, उत्तर से दक्षिण में जो नदियां गिरती है उनका क्रम, क्योंकि एग्जाम में एक सीक्वेंस को लेकर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखिएगा। इनका हम पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण क्रम। ठीक है, इसको देख लेते हैं यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम देख लेते हैं। तो आप इसको भी अपनी नोटबुक में उतारिएगा, देखिएगा। सबसे पहले नदी आती है, इसको देख लीजिए, दामोदर। ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा और वैतरणी। देखिएगा, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। देखिएगा, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तीसरी नदी है वैतरणी ब्राह्मणी। देखिएगा, वैतरणी ब्राह्मणी। ठीक है, आगे अगर देखें तो महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। देखिएगा, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। आगे देखिए, कृष्णा नदी के बाद में पेन्नार, कावेरी और वैगई। पेन्नार, कावेरी, वैगई नदी। अगर अगली देखें तो वैगई के बाद देखिएगा ताम्रपर्णी। कितनी है, कौन सी है, ताम्रपर्णी। तो ये नदियां हो गई। ठीक है, तो ये दामोदर नदी है, ये सबसे उत्तरी नदी है यानी कि उत्तरी नदी है ये। और सबसे दक्षिणी नदी आपकी ताम्रपर्णी नदी है, ये दक्षिण नदी है, दक्षिणतम नदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उत्तर में दामोदर नदी है और दक्षिण में आपकी कौन सी है, ताम्रपर्णी, जो कौन कहाँ गिराती है अपनी जल, कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो अरब सागर में गिराने वाली नदी जिसका उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसका भी क्रम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिए सबसे उत्तरी नदी है आपकी जो लूनी नदी, साबरमती नदी और माही नदी। देखिएगा, लूनी, साबरमती, माही नदी। आगे अगर देखें, माही के बाद में नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी। देखिएगा, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, शरावती, गंगावेली। अगली अगर देखें तो गंगावेली के बाद में पेरियार और भरतपुजा। पेरियार और लास्ट में है भरतपुजा नदी। तो देखिएगा, ये हो गए आपकी अरब सागर में गिराने वाली नदियों का सीक्वेंस। तो ये सबसे यानी ये नॉर्थ की नदी है सबसे, और ये साउथ की नदी है। देखिएगा, यहां से लेकर चलते हैं, यहां से लेकर ये यानी कि लूनी, साबरमती, जुआरी और शरावती नदी, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। देखिएगा, आपकी जो शरावती यानी कि आपकी मांडवी और जुआरी नदी कहाँ है, गोवा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। ये आपकी है, ये अगर देखें तो ये सभी की सभी नदियां हैं। साबरमती ये गुजरात की है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपकी कर्नाटक की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्रम आपका ध्यान दीजिएगा। ये तो बंगाल की खाड़ी में नदियों का क्रम है और ये आपकी अरब सागर की नदियों का क्रम है। तो फ्रेंड्स, ये आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे की चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अब एक एक नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोटबुक में उतारिएगा। ओके, तो देखते हैं आगे, देखते हैं। ओके, देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स,
अब देखिए, सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में जो गिराने वाली नदियां हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ओके, देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। देखिए कौन कौन सी, उनको हम देख लेते हैं, एक बार डिटेल से पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आप भी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, सबसे पहले हम महानंदा नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कौन सी नदी है, महानंदा नदी। तो याद रखिएगा, महानंदा नदी। ओके, देखिएगा, महानंदा नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो महानंदा नदी है, देखिएगा ये जो कैसी नदी है, ये एक अनुवर्ती नदी है। कैसी नदी है, अनुवर्ती। आपको पता है अनुवर्ती और आपकी क्या है, देखिए अनुवर्ती नदी। ये कैसी नदी है, अनुवर्ती नदी है, ठीक है। अनुवर्ती नदी क्या होती है, जो अपने ढाल का अनुसरण करती है, ठीक है, यानी कि ये ढाल का अनुसरण करती है, इसलिए इसको अनुवर्ती कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अनुवर्ती नदी है ये। अब देखिए इसका उद्गम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो आपकी महानंदा नदी है, ये अमरकंटक के सिहोवा, यानी कि अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से एक सिहोवा नामक स्थान से निकलती है। कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ से ये निकलती है और ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, और पूर्व की तरफ, या हम क्यों कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होने के बाद में यह कटक के निकट, यह कटक कहाँ है, ओडिशा में, और कटक के निकट अपना डेल्टा बनाती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्गम। ओके, देखते हैं, देखिएगा, सबसे पहले उद्गम देखते हैं। उद्गम किस नदी का, आपकी महानंदा नदी का। देखिएगा उद्गम, देखिएगा उद्गम का है अमरकंटक के सिहोवा, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, सिहोवा नामक स्थान, और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पास में। अगर आपसे पूछे कि कौन से राज्य से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ बताना है, ठीक है। और अगर पहाड़ी पूछे तो अमरकंटक की पहाड़ी बताना है, और अगर स्थान पूछे सिहोवा नामक स्थान से ये निकलती है, ठीक है। इसके साथ ही देखते हैं फिर ये क्या है, ये प्रवाहित कैसे होती है, ये होती है पूर्व, यूं हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व में ये प्रवाहित होती है, और फिर ये कहां जाती है, कटक के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि कटक कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर ये डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा। देखिएगा, मैंने बताया था अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, जो एक मैंने एक लड़की का नाम बताया था, सोनम, ध्यान दीजिएगा, सोनम, ठीक है। देखिएगा, सोन नदी, नर्मदा नदी, और मैनी महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी, सो ये महानंदा नहीं, महानदी है, ठीक है। तो ये महानदी है। तो तीन ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, एक तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ठीक है। तो ये महानंदा है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की हर चर्चा करें। तो फ्रेंड्स इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, देखते हैं। देखिएगा, अब देखते हैं आगे, इसी क्रम में अगर देखें आगे, तो इसी नदी के बारे में देखते हैं, महानंदा नदी के बारे में देखते हैं। देखिएगा, देखते हैं। ओके, देखिएगा, जो यह नदी क्या है, ये पारादीप, यानी कि पारादीप का है, उड़ीसा है। पारादीप के समीप बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है, यानी कि ये पारादीप के पास में, यानी कि मुहाना कहाँ बनाती है, पारादीप के पास, यानी कि पारादीप एक बंदरगाह है, पारादीप के पास बंगाल की
खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? आपकी महानंदा नदी। ओके, इसके साथ ही अगर आप देखें तो देखिएगा इस जो आपकी जो महानंदा नदी है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, उसको हम देख लेते हैं। यानी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी नदियां, इसकी यानी महानंदा की प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां देखिएगा कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदी। सबसे पहले अगर देखें तो इसके बाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी और इसके दाएं भाग कर आकर मिलने वाली नदी। ओके, देखते हैं। देखिएगा इसका जो क्रम है यानी कि इसका प्रवाह है ऐसा है, ये इसका प्रवाह है। तो कहने का मतलब ये तो इसका क्या हो गया, बायां भाग हो गया और ये इसका दायां भाग हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायां भाग और ये इसका हो गया दायां भाग। तो देखिएगा यानी कि बायां भाग से आकर मिलने वाली नदी और दाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले बाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी है शिवनाथ, असदेव और एक मांड। शिवनाथ, असदेव और मांड। देखिएगा शिवनाथ, असदेव, एक है मांड, एक नदी है ईब नदी। ये तो है बायां भाग से आकर मिलने वाली नदी। अगर दाएं भाग से आकर मिलने वाली नदियों की अगर नाम की बात करें तो देखिएगा जोग नदी और तेल नदी। देखिएगा जोंक नदी और एक है तेल यानी ऑयल रिवर। ठीक है, तो जोग नदी और तेल नदी है जी दाएं भाग से आकर मिलती है किससे, आपकी महानंदा नदी से। ठीक है, देखिएगा इस नदी पर कुछ अब यूं भी कह सकते हैं, ये उत्तरी भाग से और ये दक्षिण भाग से मिलकर मिलने वाली नदी, यूं भी कह सकते हैं। इसके ऊपर कुछ बांध बनाए गए। देखिएगा दो बांध बनाए गए, एक तो हीराकुंड बांध और एक टिकरपारा बांध बनाए गए। इस नदी पर एक तो क्या है, बांध बनाए गए हैं, एक यानी बांध यानी दो बांध है एक इसके ऊपर। एक तो है कौन सा है, एक तो हीराकुंड बांध और एक टिकरपारा। हीराकुंड बांध और एक है टिकरपारा बांध। ये दो बांध इस नदी पर बने हुए, तो याद रखिएगा। और जो हीराकुंड जो बांध है, ये बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो हीराकुंड बांध की क्या खास बात है, यानी कि यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हो गई है आपकी महानंदा नदी के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए इसको अनुवर्ती नदी कहते हैं। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से सिहोवा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ से निकलती है, पूर्व या दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है, कटक के पास में डेल्टा का निर्माण करती है, साथ ही इसके मुहाने पर पारादीप के पास या बंगाल की खाड़ी के अंदर ये मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसके बायां भाग यानी कि बायां भाग या उत्तरी भाग ऐसे लिख सकते हो, उत्तरी भाग से मिलने वाली नदी शिवनाथ, असदेव, मांड और ईब। और दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो दक्षिण भाग में जोग नदी और तेल नदी। देखिएगा इसके ऊपर दो बांध बने हैं, एक तो हीराकुंड बांध और एक टिकरपारा बांध। हीराकुंड बांध की विशेषता देखिए तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो फ्रेंड्स आज हम एक ही नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो गया है। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि कहने को इससे अगली जो नदी है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।